हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ तक आपने बात की है अभी तक डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो डीएनए की जो पैकेजिंग है वो यहाँ पे किस प्रकार से होती है, ठीक है। अब ये चीज आपको ध्यान देनी है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, मेन है, क्योंकि जब आप बात करेंगे यहाँ पर जैसे प्रीवियस जो आपका चैप्टर था, जब आप पढ़ रहे थे यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर, और जब आप पढ़ रहे थे म्यूटेशंस के बारे में, तब हम बात कर रहे थे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, कोडोन के बारे में। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मतलब था यहाँ पे, जो हम कह रहे थे कि 3 नाइट्रोजनस बेस का एक कोडोन यहाँ पे बन रहा है। तो आगे चल करके जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो आपका बेसिक है। जब आपको बेसिक समझ में आएगा तभी आप आगे जो कोडोन है उसके बारे में आप बात यहाँ पर कर सकेंगे। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रक्चर जो है एक बार रिवाइज कर लेंगे हम, उसके बाद डीएनए की पैकेजिंग के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। आपका डिटेल स्ट्रक्चर में हमने कहा 3 चीजें हैं मेनली, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने कहा ये आपका बन गया है न्यूक्लियोसाइड, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। इससे पहले हमने पेंटोज शुगर के बारे में बात की थी। पेंटोज शुगर क्या है, आपने कहा कि जो मोनोसेकेराइड है वो 1 से लेकर के 7 जो आपके क्या आते हैं, जो कार्बन की चेन आती है, ठीक है। तो आपने कहा कि मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है, टेट्रा, पेंटा, ऐसे इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो नंबरिंग है वो देखते हैं। आपने कहा कि इसी प्रकार से जैसे ट्रायोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, तो पेंटोज शुगर ये है। क्लियर है। आपने क्या देखा था यहाँ पे, चेन स्ट्रक्चर देखा था, फिर हमने रिंग स्ट्रक्चर देखा था यहाँ पर, और उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गए हैं, ठीक है। किससे हुए हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। फिर उसके बाद जब न्यूक्लियोटाइड बना है तो यहाँ पे फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है, कौन से, आपने कहा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड की जब चेन हमने पढ़ी है तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की चेन यहाँ पे बन जाती है कि इसका जो यहाँ पे कार्बन नंबर 3 है वो अटैच होता है इस न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से। तो ये कौन सा बना है, अगेन ये भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना है। तो इन दोनों को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पर कह देते हैं, तीनों बॉन्ड के। स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो हमने कहा था कि जो आपको स्ट्रक्चर दिए गए हैं, जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, बहुत सटीक पॉइंट बताए गए हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। तो हमने कहा कि क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या यहाँ पर हुआ था। ये प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके थे, ठीक है। यहाँ तक की बात हम यहाँ पे कर चुके थे कि हमने यहाँ पर देखा जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर। अब हमने कहा जो आधार जोड़े हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, इनके क्या है, एक दूसरे के यहाँ पर अपोजिट में होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे, हमने बोला था कि एडेनिन से क्या होगा, प्यूरिन, और प्यूरिन से एडेनिन से क्या होगा, प्यूरिन से क्या होगा, पिरिमिडिन, और पिरिमिडिन से क्या होगा, प्यूरिन यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब एक और चीज हमने बोली थी कि बैकबोन बनी होती है किस चीज से, शुगर और फॉस्फेट से। तो ये आपकी बैकबोन है, यानी कि जो आरएनए है, जो डीएनए है उसकी बैकबोन है, ठीक है। तो ये बैकबोन है और ये बैकबोन है, बीच में आपने कहा नाइट्रोजन स्पेस यहाँ पे लगे होते हैं। अब एक बार पैकेजिंग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर डीएनए जो है वो पैक कैसे होता है, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपको ध्यान होगा तो जब हमने जेनेटिक्स पढ़ा था तो जेनेटिक्स में हमने कुछ टर्म डिस्कस किए थे, जैसे कि डीएनए, क्रोमोसोम, जैसे कि जब आपने सेल साइकिल पढ़ी थी तो आपने क्रोमैटिन पढ़ा था, क्रोमैटिड पढ़ा था, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर हैं वो आपने यहाँ पर बात की, ठीक है। अब हमने क्या बोला था यहाँ पे, हमने बोला था ये है क्रोमोसोम और इसके अंदर है डीएनए। इसके साथ हमने कहा कि ये बना कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। हमने कहा ये सिर्फ क्या है, डीएनए है। फिर डीएनए में कुछ प्रोटीन लगी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। फिर ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इस प्रकार से अरेंज हो जाती है, तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन भी होती है और साइड में और क्या होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है।
तो जब ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास आता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो एक एक करके समझेंगे चीजों को। यहीं पे लिखते हैं सिर्फ डीएनए है, एक कंडीशन आपके पास ये आती है। फिर आपने कहा डीएनए है और इसमें लगे वो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे। और तीसरा आता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे। तो बेसिकली हमें यही पढ़ना है, ठीक है, हमें यही चीजें समझनी है यहाँ पे। और यहाँ पर भी आपको यही दिखा रखा है, पहले सिर्फ डीएनए है, फिर डीएनए प्लस हिस्टोन है इस प्रकार से, ठीक है, डीएनए प्लस हिस्टोन है, फिर डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन से फाइनली ये स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। तो ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे क्या करना है, देखना, ठीक है। हमें लेबलिंग नीचे से करनी चाहिए थी क्योंकि डीएनए सिर्फ नीचे यहाँ पर हमारे पास है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, फिर चीजें जो है उन्हें समझ लेंगे पैकेजिंग में क्या होता है। आपने कहा डीएनए इन प्रोकैरियोट्स इज अरेंज्ड एज अ लार्ज लूप इन द न्यूक्लियोइड रीजन wherein the negatively charged DNA is firmly held by a positively charged protein। ध्यान देना है, डीएनए आपका एसिडिक है और नेगेटिव चार्ज पे होता है। आपने कहा अगर हम प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में देखें तो न्यूक्लियोइड रीजन में जो डीएनए है वो वहां पर पाया जाता है, ठीक है, एक लूप के रूप में पाया जाता है। अगर आपको ध्यान होगा प्रोकैरियोट सेल का डायग्राम जब आपने पढ़ा होगा तो आपने एक बैक्टीरियल सेल देखी थी और आपने कहा था कि ये इसका क्या है, सर्कुलर क्रोमोसोम है जो क्या है इस प्रकार से डबल स्ट्रैंड आता है यहाँ पर, ठीक है। इस रीजन को क्या कहा था हमने, न्यूक्लियोइड कहा था। रीजन यानी कि वो स्थान, वो जगह जहाँ पर सर्कुलर डीएनए या सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ये तो बात है प्रोकैरियोट के बारे में। यूकैरियोट के बारे में अगर हम बात करें, डीएनए इन प्रोकैरियोट इज ऑब्जर्व्ड एज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम्स। ये यूकैरियोट, ठीक है, डीएनए इन यूकैरियोट। आपने कहा अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, इज ऑब्जर्व्ड एज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए। अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो यहाँ पर डीएनए का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अभी आपने जो डीएनए का स्ट्रक्चर देखा अब आप समझ गए होंगे कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में आपने कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा। अगर हम नाइट्रोजिनस बेस की बात करें, आपने नाइट्रोजिनस बेस का फॉर्मूला नहीं लिखा है, क्योंकि उसका भी फॉर्मूला होता है, पेंटोस शुगर का भी फॉर्मूला है, फॉस्फेट ग्रुप का भी फॉर्मूला है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है उसे भी आपको फॉर्मूला के रूप में यहाँ पर दिया गया है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारे पास आता है किसमें, यूकैरियोट में, इन क्रोमोसोम्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के रूप में इनका क्या होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि क्रोमोसोम की जो कंडीशन है वो कब आती है। आपने क्लास 11th में पढ़ा था एक चैप्टर सेल साइकिल। सेल साइकिल में आपने पढ़ा था, यहाँ पे सेल साइकिल आपने पढ़ा था, और सेल साइकिल के आपके पास दो फेज आते थे, एक इंटरफेज है जिसे मैं आईपी से लिख रही हूँ, और एक मियोसिस या माइटोसिस हमारे पास आते हैं। इंटरफेज में आपके पास क्या आता है, यहाँ पर एक सर्कल हमारे पास आता है इस प्रकार से, जिसमें आप कहते हैं G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ठीक है, कुछ ध्यान आया। अब इन फेजेस में क्या होता है ये आप खुद से यहाँ पर क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एम फेज, और एन फेज के हमारे पास अलग अलग क्या आते हैं, यहाँ पे स्टेप्स आते हैं। जैसे कि पी मैट से हमने यूज किया था, अगर आपको ध्यान होगा हमने पी मैट से यूज किया था। पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज और टी फॉर टीलोफेज, ठीक है। अब आपको ध्यान होगा हमने कहा था एम फेज वो फेज है जहां पर आपको क्रोमोसोम मिलेंगे,
क्रोमोसोम्स। एम फेज वो फेज है जहां पर आपको क्रोमोसोम मिलेंगे, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर आपने कहा कंडेंसेशन प्रोफेसर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन क्लियरली विजिबल जो होंगे जहां पर क्रोमोसोम की क्लैरिटी की वजह से स्टडी भी की जाती है क्रोमोसोम की, वो होगा एम फेज। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम जो विजिबल होंगे वो एम फेज में ही होते हैं। इसके अलावा जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में ना होकर के किसी और फॉर्म में रहेगा। फॉर्म यानी कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे कह रहे हैं, क्योंकि एम फेज में आपको इस प्रकार से दिखते हैं, जो आप बनाते हैं क्रोमोसोम इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। DNA is wound around the core of histone octamer, a unit with a 8 histone molecule. आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो आपका डीएनए है, डीएनए को बाइंड करने के लिए, ठीक है, वहां पर क्या होता है, आपने कहा जो हिस्टोन प्रोटीन है वो इससे अटैच हो जाती है। हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्टोमर होता है, यानी कि 8 यूनिट इसकी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हिस्टोन है वो क्या होता है, ऑक्टोमर होता है, यानी कि 8 यूनिट होती है। एक हिस्टोन की बात करें उसमें क्या होती है, 8 यूनिट होती है। Positively charged protein in the form of histone are observed that are rich in basic amino acid lysine and arginine. आपने कहा जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन होता है उसमें बहुत अमाइनो एसिड्स होते हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं, लाइसिन्स होते हैं और आर्जिनिन होते हैं। दे आर ऑफ 5 टाइप्स, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये क्या है आपके, ये हिस्टोन के प्रकार आपके पास आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं कि आपके क्या आते हैं, हिस्टोन के प्रकार यहाँ पर आते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके क्या आते हैं, अलग अलग प्रकार के जो हिस्टोन है वो आते हैं। The histone octamer has 2 molecules of 4 histone proteins vital in gene regulation। तो क्या चीजें हमने यहाँ पर समझी हैं, आपने कहा प्रोकैरियोट में डीएनए न्यूक्लियोइड क्षेत्र में एक बड़े लूप के रूप में व्यवस्थित होता है, जिसमें नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए डीएनए को सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रोटीन द्वारा मजबूती से पकड़ लिया जाता है। इस प्रोटीन का नाम हिस्टोन है। अब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट के बारे में। ठीक है, सही कर लेंगे, ये होगा अब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स के बारे में। आपने कहा यूकैरियोट्स में डीएनए को गुणसूत्रों में डीएनए के एक जटिल संगठन के रूप में देखा जाता है। न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए डीएनए को हिस्टोन ऑक्टोमर, हिस्टोन 8 हिस्टोन अणुओं वाली एक इकाई के मूल के चारों ओर लपेटा जाता है। हिस्टोन के रूप में सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रोटीन देखे गए हैं, जो बुनियादी अमाइनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन से भरपूर है। ये 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4 यहाँ पर आपके पास आते हैं। हिस्टोन ऑक्टोमर में जीन विनिमय में महत्वपूर्ण 4 हिस्टोन प्रोटीन के 2 अणु यहाँ पर होते हैं। एक बार पढ़िए, आपके लिए एक होमवर्क यहाँ पर होगा इसी के साथ, पहले आप होमवर्क यहाँ पर नोट कर लीजिए क्योंकि आपके लिए है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपको हिस्टोन के स्ट्रक्चर देखने की H1, H2A, H2B, H3 और H4 टाइप के जो आपके हिस्टोन आते हैं उसमें कितनी यूनिट है, यूनिट भी होती है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, ऐसे यूनिट यहाँ पे इनकी होती है। एक बार हिस्टोन का जो स्ट्रक्चर है वो एक बार आप लोग पढ़ करके आएंगे, ये आपका होमवर्क में होगा। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले आपका जो होमवर्क है दैट इज हिस्टोन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हिस्टोन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक बार पढ़िए। चलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, हिस्टोन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सी चीज है कि डीएनए को जब पैक किया जाता है एक क्रोमोसोम के रूप में, कैसे पैक किया जाता है। आपने कहा ये है सिर्फ आपका डीएनए, ये सिर्फ आपका है डीएनए। अब डीएनए जो है वो हिस्टोन की जो यूनिट होती है उसके चारों ओर इस प्रकार से क्या हो जाता है, लपेट दिया जाता है, जैसे आपको यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ये हिस्टोन प्लस डीएनए दिखा रखा है। अब आपने कहा कि हिस्टोन प्लस डीएनए मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हिस्टोन प्लस डीएनए। ठीक है, क्या होगा, डीएनए, और डीएनए जब रैप होता है हिस्टोन में
हिस्टोन एक प्रोटीन है जिसपे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और डीएनए क्या है, एसिडिक है जिसमें नेगेटिव यहाँ पे चार्ज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन के अलावा एक और प्रोटीन यहाँ पर आती है जिसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो आपने कहा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इन तीन चीजों को मिला करके हमारे पास अब डीएनए जो है वो किसकी फॉर्म में आ जाता है, क्रोमैटिन की फॉर्म में आ जाता है। तो नॉर्मली जो डीएनए है वो क्रोमैटिन के रूप में रहता है। अगर आपने क्लास 11th में सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हम कह रहे थे कि प्रोफेज है और प्रोफेज में अब क्या हो रहा है, जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होना शुरू हो गया है। जब एमफेज आया तो हमने कहा अब क्रोमैटिन टोटली कंडेंस हो गए हैं और क्रोमोसोम के रूप में विजिबल है। तो हमने कहा कि क्रोमोसोम आपको एमफेज में ही मिलेंगे, इसके अलावा जो डीएनए होता है वो आपके क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। अच्छा, क्रोमैटिन से ही संबंधित या उसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है क्रोमैटिड। याद है क्रोमैटिड क्या होता है, क्योंकि ये ऐसे टर्म्स हैं जिससे आप क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। क्रोमैटिन तो ये है जिसमें डीएनए, उसमें हिस्टोन प्रोटीन लगे होंगे और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, क्रोमैटिन है। तो क्रोमैटिड किसे कहते हैं, आपने कहा कि जब एस फेज था, इंटरफेज में जब एस फेज चल रहा था, तो ये इस प्रकार से हमारे पास क्या है, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, या क्रोमैटिन है, ठीक है, ये क्रोमैटिन लगा लीजिए जिसे हमने क्रोमोसोम के फॉर्म में यहाँ पे बता रखा है। ये क्या करते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं। तो ये क्या कर लेगा, अपनी कॉपी बनाएगा इस प्रकार से। लेकिन इनका जो सेंट्रोमेयर है वो एक ही रहेगा, ठीक है। आपने कहा इस क्रोमोसोम ने जो अपनी कॉपी बनाई है किस फॉर्म, किस फेज में, एस फेज में, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसकी इस कॉपी को हम क्या कहेंगे, ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, और इन दोनों क्रोमैटिड को मिला करके हमने बोला था ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है। तो क्रोमैटिड और क्रोमैटिन दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार आप चेक कीजिए स्ट्रक्चर। चलिए, ये आपका आता है जो डायग्रामेटिक पोर्शन है, आपका थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, एक बार आप लोग इसे पढ़ लेंगे, होमवर्क आपको नोट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए। जैसे कि आपको ध्यान होगा जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने इस पूरा चैप्टर का ओवरव्यू लिया था कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं डीएनए के साइलेंट फीचर्स से पहले। आपने कहा न्यूक्लियोसोम इज अ repeating unit in chromatin preventing DNA from a tangling containing nearly 200 base pair of DNA। क्या आपको बताया गया है, जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम में क्या हमने बोला है, डीएनए प्लस हिस्टोन। तो ये क्या करता है, आपने कहा कि जो न्यूक्लियोसोम है वो क्रोमैटिन में एक दोहराई जाने वाली इकाई है जो डीएनए को उलझने से रोकती है, जिसमें लगभग 200 बेस पेयर होते हैं। 200 बीपी का मतलब होता है बेस पेयर, जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि न्यूक्लियस जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन में क्या होता है, न्यूक्लियोसोम के क्या होते हैं, बहुत बार रिपीटेड यूनिट्स होती हैं। जैसे जैसे कि अगर आप इमेज को देखेंगे तो आपको इसी प्रकार से दिखाई जा रहा है कि न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम है, अब ये न्यूक्लियोसोम की रिपीटेड यूनिट इस प्रकार से है, तब आपको क्रोमैटिन मिला। तो आपने कहा क्रोमैटिन में न्यूक्लियोसोम की रिपीटेड यूनिट है जिससे कि डीएनए क्या हो, उलझे ना। और इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, अराउंड, किसकी बात हो रही है, आपने कहा न्यूक्लियोसोम के अराउंड 200 बेस पेयर यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट हमने कहा द फर्दर पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन इज फैसिलिटेटेड बाय अ एनएचसी यानी कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है।
आपने कहा कि फर्दर जो पैकेजिंग होती है वो किसके द्वारा होती है, जब यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यहाँ पर आती है। तो दो चीजें हमारे पास आती हैं, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। आपने कहा क्रोमैटिन के आगे की जो पैकेजिंग है वो एनएचसी यानी कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के द्वारा सुगम की जाती है। यूक्रोमैटिन में क्या बोला गया है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एरियाज वेरिन chromatin is loosely packed and they take up the light stain। आपने कहा यूक्रोमैटिन होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शनल रूप से सक्रिय क्षेत्र होते हैं जिसमें क्रोमैटिन शिथिल रूप से पैक होते हैं और वे हल्के जो स्टेन है वो आपको देते हैं। ठीक है, जब स्टेनिंग की जाती है तो कैसे होते हैं, ये लाइट स्टेन देते हैं। हेटेरोक्रोमैटिन में हमने क्या बोला है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एरिया होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के एस्पेक्ट में देखें तो इनएक्टिव एरियाज होते हैं वेयर इन क्रोमैटिन इज डेंसली पैक्ड एंड टेक अप डार्क स्टेन। आपने कहा कि यहाँ पे जो हेटेरोक्रोमैटिन होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनल रूप से क्या होते हैं, निष्क्रिय क्षेत्र है जिसमें क्रोमैटिन सघन रूप से पैक होते हैं और गहरे दाग यहाँ पर अपने ऊपर लेते हैं। यानी कि ये सही लाइन नहीं है, एक्चुअली में क्या है, आपने का जो स्टेन, जब स्टेन किया जाता है तो कैसे होता है, डार्क स्टेन देते हैं, यानी कि डार्क कलर यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन के रूप में अगर यूक्रोमैटिन है तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, और अगर हेटेरोक्रोमैटिन है तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा या कैसे होगा। तो ये आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ऑप्शन, आपका आंसर आपके इसी सेंटेंस में है। तो एक बार पढ़िए, यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए, आपके पास आता है डीएनए की साइलेंट फीचर्स। तो हमने साइलेंट फीचर्स के बारे में बात की कि आपको साइलेंट फीचर्स में ऑलमोस्ट वही चीजें बता रखी हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिफरेंट होंगे जिन्हें हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो एक बार आप लोग साइलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ करके आएंगे। इसी के साथ हमारा एक टॉपिक रह जाता है डीएनए के बारे में। आपने देखा होगा बेस पेयर की बात हो रही है, डीएनए की लेंथ की हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो डीएनए की साइलेंट फीचर्स के बारे में होगा और डीएनए का मेजरमेंट। एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। इसी के साथ हिस्टोन का जो स्ट्रक्चर है वो भी आप लोग पढ़ के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका